लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था, एमेनोरिया देखा था, मतलब सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था। प्राइमरी रीजन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का के स्टॉपेज का जो प्राइमरी रीजन है वो है बेटा प्रेगनेंसी, है ना। सेकेंडरी रीजन हार्मोनल हो सकता है, मतलब हार्मोन के डिसबैलेंस से प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है या इररेगुलर हो सकती है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यू टू प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन इनहिबिट कर देता है बेटा एफएसएच को। ये तो एफएसएच अगर कम रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तो फिर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे कि एग रिलीज नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। तो ये सब सारी हम लोगों ने कंडीशन देखी थी। आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा आगे, है ना। नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो वेरिएबल होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल होता है बेटा इस फीमेल में कितने दिन का होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया? 6 के 6 हैं बस, अभी 7 एक बच्चा आया बस, कोई बात नहीं, शुरू चलो कंटिन्यू रखो। तो आप 3 कॉलम बनाओगे बेटा, ऐसे, है ना। पहले वाले में मैं लिख रहा हूं हार्मोन, हार्मोन्स। दूसरे में लिखता हूं बेटा इन 28 डेज साइकिल, इन 28 क्या 24 लिख देता हूं मैं ना, बड़ा मान लो घट 24 डेज साइकिल, 24 डेज की भी साइकिल हो सकती है। तो 24 डेज की साइकिल में पीक डे कौन सा होगा? पीक डे कहें या ओवुलेशन, ओवुलेशन, है ना, या पीक डे। पीक का मतलब ये, पीक का मतलब ये हो गया बेटा कि किस दिन कौन सा हार्मोन पीक पे होगा, है ना, पीक डे। 28 डेज साइकिल में पीक डे, और 28 डेज के बाद यहाँ पे कुछ भी 30 प्लस लिख देता हूँ, 35 लिख देता हूँ, 35 डेज साइकिल में पीक डे। कॉलम फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। पहला कॉलम में मैंने लिखा है हार्मोन, दूसरे में लिखा है बेटा इन 24 डेज साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है 24 डेज की हो जाए, 25 की, 26 की, 27 की भी हो सकती है। हम वैसे हमने लिख दिया कि मान लेते हैं कि अगर 24 डेज की साइकिल कोई है तो उसमें पीक डे कौन सा होगा, मतलब हार्मोन का पीक डे कौन सा होगा, कौन इस डे को कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा किया जाएगा। 28 डेज के साइकिल में पीक डे किस हार्मोन का कौन सा होगा ये लिखना है। 35 डेज की साइकिल हो तो पीक डे कौन सा होगा, किस दिन होगा, किस हार्मोन का, इसकी बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं बेटा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लिख रहे हैं बेटा, है ना। तो एस्ट्रोजन जो का जो अमाउंट जो बढ़ेगा बेटा वो 24 डेज का साइकिल अगर होगा तो, अच्छा एक बात बताओ, अगर 24 डेज का साइकिल है तो उसमें ओवुल डे ऑफ ओवुलेशन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 24 डेज का साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा होगा, कैसे फाइंड करते हैं? 24 डेज की साइकिल में बेटा डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा होगा, किस दिन को ओवुलेशन होगा?
देखो ऐसा होता है ना कि हमने पढ़ा था कि जो लास्ट वाला फेज है ल्यूटियल फेज, ठीक है ना, सारे बच्चे लगभग आ ही चुके हैं। जो जो लास्ट में सेक्रेटरी फेज था ना बेटा, मतलब कि ओवुलेशन के बाद का जो 28 डेज के साइकिल में जो लास्ट वाला 14 डेज था वो कभी नहीं बदलता, वो कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 24 में से 14 माइनस करेंगे बेटा तो आएगा कौन सा, 10th डे आएगा, है ना, 10th डे या 9th या यहाँ पे। तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है बेटा वो एक दिन पहले बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ओवुलेशन के एक दिन पहले, ओवुलेशन के एक दिन पहले बेटा एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा पीक पे होता है। तो इसमें हम लिखेंगे 9th डे एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होगा। अगर 28 डेज की साइकिल है बेटा तो ओवुलेशन का डे होगा 14 और एस्ट्रोजन का पीक डे होगा बेटा 13। तो यहाँ पे 13th डे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 35 है बेटा, तो 35 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा बेटा। 35 माइनस 14 करेंगे 21 होगा, 21 होगा। तो 21 होगा तो उसके एक दिन पहले क्या हो जाएगा 28, मतलब 20वां दिन एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। ये बात आपको पता लग गई कि एस्ट्रोजन का लेवल किस, अब अगर यही मान लो 40 डेज कर देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, 40 माइनस हो जाएगा बेटा 14 और 26, तो 25th डे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, अपने पीक पे होगा। ये तो आपको निकालना आ गया, ठीक है ना। अब हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब आता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल अगर हम देखें तो 28 डेज के साइकिल में, 28 डेज की जो साइकिल होती है बेटा सेक्रेटरी फेज में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। उसके पहले तो पैरेलल पैरेलल चलता है ना। आप देखो अगर ग्राफ को याद रख करो तो ये हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ पे अगर ये ओवुलेशन की डे है ये, तो ऐसे प्रोजेस्टेरॉन चला था बेटा, ऐसे चला था, ऐसे आने के बाद ऐसे हुआ था ना। तो ये यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर, और ये 28 है और ये 14 है, तो ये क्या होगा 21 होगा, 21 होगा। मतलब सेक्रेटरी फेज और ओवुलेशन के बीच वाला टाइम जो होता है बेटा वो प्रोजेस्टेरॉन उस दिन पीक पे होता है ना। तो इसका हो जाएगा बेटा 17, इसका हो जाएगा 28 डेज में कौन सा हो जाएगा बेटा 21, और उसमें क्या होगा 35 में, बताना जरा, इसको निकाल के बताओ कितना लिख दे यहाँ पे, जरा निकालना कौन सा डे होगा 35 डेज में बेटा पीक डे कौन सा होगा प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का पीक डे कौन सा होगा 28 डे। अब प्रोजेस्टेरॉन का सबसे कम लेवल किस दिन होगा ये भी देख लेते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, इसको भी याद रखना है। चलो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे कम कब होगा, तो इसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 28 डेज के साइकिल में कब होगा 28th डे को, 28th डे को तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। तो अगर इसमें बेटा 28th डे को प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे कम हुआ तो इसमें कब होगा 24th डे, और उसमें कब होगा 35th डे, इसको आसान है। अब है ओवुलेशन की डे, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप, ठीक है ना। डे ऑफ ओवुलेशन 14 माइनस करेंगे इसमें,
तो 14 माइनस करेंगे बेटा 24 में तो कितना हो जाएगा, 10th डे को ओवुलेशन होगा। अगर 24 डेज की साइकिल होगी तो 28 डेज की साइकिल होगी तो उसमें बेटा 14th डे को होगा, और 35 डे की होगी तो 21st को होगा, 21st। अब एक बात बताता हूं आपको, आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके बाद वाला चैप्टर है बेटा, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें एक पढ़ना है हमें नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है ना, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड। उसमें पीरियोडिक एब्स्टिसेंस में एक मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाके देखोगे तो मिल जाएगा, वो वहां पे फिर से हम बात कर लेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बेटा, वो ये फ्रॉम, जैसे कि मान लो ये डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट है 28 डेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर 28 डेज का है तो ये डे फर्स्ट तो से लेके 5th तक तो क्या है, साइकिल चलती है, तो इसको तो हम पहले क्रॉस कर देते हैं। अब 6 टू 14 के पहले 13, तो 13 को माइनस करो आप, 11 कह सकते हैं हम, 11 या 10 ज्यादा सेफ है ना, मतलब फ्रॉम 6 to 10th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या है बेटा, ये सेफ है। मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बेटा तो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो नेचुरल बर्थ कंट्रोल हुआ ना, ठीक है। अगर मान लो 14 को हम मान ले डे ऑफ ओवुलेशन है, उसमें 2-4 दिन इधर उधर हो गए तो 18 मान लिए, तो फ्रॉम 18, अब यहां से फ्रॉम 18 टू 28, यहां तक का जो टाइम है बेटा वो सेफ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक समझ में आ गया बेटा। लास्ट वाला रिपीट करता हूं मैं, देखो बच्चों, मैंने ये कहा बेटा कि यहाँ पे डे फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते चले जाए, मान लो यहाँ पे 14th डे है, ऐसे ऐसे करते चले जाए, फिर यहाँ पे 28th डे है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बेटा अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे को ओवुलेशन होगा ना, यहाँ पे ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन होगा बेटा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक बात है ना। तो फर्टिलाइजेशन अगर हो ही गया तो फिर बर्थ कंट्रोल तो हुआ नहीं। हमने तो बात की थी बर्थ कंट्रोल के लिए, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के लिए, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इसको अगले वाले चैप्टर में डिटेल बताया हुआ है, इसको आप चाहो तो आज ही वहां से पढ़ सकते हो, समझ में नहीं आया तो वैसे समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो ये ओवुलेशन की डेट है बेटा, ये तो ब्लीडिंग सीजन टाइम है 1 to 5th डे, ठीक बात है। अब 6th से बेटा लेके ये 14 डे को ओवुलेशन है, तो हमें नहीं पता बेटा कि ओवुलेशन 14 को होगा कि 15 को होगा कि 13 को होगा या 12 को होगा, तो हम 11 को मान लेते हैं। तो 6 से लेके बेटा 11 डे को, फ्रॉम 6 to 11 तक को बेटा, यहाँ पे तो एक तो निकलेगा नहीं, तो अगर मान लो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बेटा तो ये बिल्कुल सेफ है ना, ये सेफ है, मतलब इसमें जाइगोट नहीं बनेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। अगर मान लो इसमें 14 है तो इसमें 4 और जोड़ देते हैं, 18 कर देते हैं, तो 18 से लेके 28 डेज तक, ये 10 दिन लास्ट का बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, चांसेस की बात कर रहा हूँ, मतलब नहीं है, बिल्कुल तो नहीं बोल सकते, नहीं है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, ठीक है, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जो हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे अगले वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा,
एस्ट्रस साइकिल जो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हमें रिपीट करना है बेटा। वैसे तो मैंने वहां में लिखवा दिया था, आपको बता दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा बस, या लिख लो आप लोग चाहो तो फिर से रिपीट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए सारा। एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। एस्ट्रस मींस होता है बेटा हीट, हाँ हीट पीरियड है ना, लिखो इसमें, और हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल्स, पहला पॉइंट लिखिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन प्राइमेट females, non-primate females. The next point, there is no menstrual bleeding, there is no menstrual bleeding, no menstrual bleeding. Next point लिखिए, proliferated endometrium is reabsorbed, proliferated endometrium is reabsorbed with या by uterus, reabsorbed by uterus itself, by uterus itself, ठीक है। स्टेजेस मैंने वहां पे नहीं बताए थे, यहाँ पे मैं बता देता हूं। स्टेजेस कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? पहला स्टेज आता है बेटा इसका प्रोएस्ट्रस, फर्स्ट स्टेज है बेटा प्रोएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस में लिखिए ग्रैफियन फॉलिकल डेवलप्स, है ना। प्रोएस्ट्रस में क्या होता है बेटा, पहले ग्रैफियन फॉलिकल डेवलप्स, ग्रैफियन फॉलिकल डेवलप्स, ठीक है, प्रोएस्ट्रस। उसके बाद है बेटा एस्ट्रस फेज, एस्ट्रस फेज, एस्ट्रस फेज, ठीक है बेटा, एस्ट्रस फेज। इसमें क्या होता है बेटा, लिखिए ओवुलेशन अकर, ओवुलेशन अकर, है ना। इस टाइम पे females become receptive, इसी में लिखना है एस्ट्रस फेज में, females become receptive, मतलब ड्यूरिंग दिस फेज वो कंसीव कर सकती है, मतलब मेल गैमेट को वो रिसीव कर सकती है बेटा, है ना, एस्ट्रस फेज। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट कॉमा के बाद लिखो कॉपुलेशन अकर्स, कॉपुलेशन अकर्स या कॉपुलेशन फेवर्ड only during this phase, population favored during this phase, मतलब एस्ट्रस फेज में ही पॉपुलेशन हो सकता है। this is also known as heat period, HEAT, heat period। नेक्स्ट है इसका फेज बेटा मेड एस्ट्रस, है ना, मेड एस्ट्रस फेज, मेड एस्ट्रस फेज। मेड एस्ट्रस फेज में लिखो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स, एक बात। नेक्स्ट है बेटा डाइएस्ट्रस,
डायएस्ट्रस फेज, डायएस्ट्रस फेज में लिखो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीजेस, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीजेस, इस टाइम में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया मतलब क्या हो गया बेटा, एंडोमेट्रियम सेफ है अब, है ना, प्रोलिफरेट करेगा, खूब बढ़िया सेक्रेटरी। अच्छा, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो लिख लो अलग से, आप स्टार लगा के लिख सकते हो। एन एस्ट्रस क्या होता है, एन एस्ट्रस, एन एस्ट्रस मींस होता है बेटा नॉन ब्रीडिंग पीरियड्स, ब्लीडिंग नहीं ब्रीडिंग, नॉन ब्रीडिंग पीरियड्स को हम बोलते हैं बेटा एन एस्ट्रस फेज, है ना। और ये होता है स्पेसेस बिटवीन टू एस्ट्रस साइकिल इज इक्वल टू स्पेसेस बिटवीन टू एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब है बेटा मोनो एस्ट्रस, नेक्स्ट है मोनो एस्ट्रस, मोनो मीन्स वन, है ना, तो मोनोएस्ट्रस में लिखिए ओनली वन एस्ट्रस साइकिल इन होल ईयर, एक साल में केवल एक बार। मोनोएस्ट्रस में लिखिए, मोनोएस्ट्रस में लिखो ओनली वन साइकिल एस्ट्रस साइकिल इन होल ईयर्स। एग्जांपल लिखो इसका डॉग, फॉक्स, वोल्फ, डियर एक्सेट्रा। मतलब डॉग में देखा होगा केवल एक, इस पूरे साल में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पे वो ब्रीडिंग करते हैं, है ना, उसी टाइम पे उनका हीट पीरियड वही एक ही होता है, एक साल में केवल एक बार, ठीक है ना। ये हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले में भी मैंने लिखवाया था आप लोगों को। पॉलीएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस नेक्स्ट है पॉलीएस्ट्रस, पॉली एस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस मींस होता है बेटा एस्ट्रस साइकिल रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ ईयर, लिखो एस्ट्रस साइकिल्स रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। एग्जांपल कैटल्स, कैट, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बेटा लिख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस, तो न्यू हेडिंग दो, अब अगला हेडिंग डिफरेंस बिटवीन menstrual and estrus cycle। menstrual cycle और इधर क्या लिखेंगे बेटा estrus cycle, menstrual cycle and estrus cycle। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे occur in primate only, पहला है बेटा it occur in primate mammal only, ठीक है। और इसमें क्या लिख देंगे occur only non primate, नॉन प्राइमेट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिखिए इंडोमेट्रियम ब्रेक्स, इसमें क्या लिखेंगे इंडोमेट्रियम ब्रेक्स, इंडोमेट्रियम ब्रेक्स, इंडोमेट्रियम ब्रेक्स एंड menstrual bleeding occur, and menstrual bleeding occur, ठीक है ना, एंड menstrual bleeding occur। इसमें क्या लिखेंगे नो menstrual bleeding, नो menstrual bleeding, नो menstrual bleeding। थर्ड लिखिए menstrual cycle में लिखो बेटा नो स्पेसिफिक रिसेप्टिविटी in females, no specific, no
स्पेसिफिक रिसेप्टिविटी, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है गैमेट्स रिसीव करने का, मतलब ये नो स्पेसिफिक रिसेप्टिविटी इन फीमेल, कोई टाइम फिक्स नहीं है बेटा, है ना, ठीक है। इसमें क्या है, हीट पीरियड में ही वो रिसीव कर सकती है, और इसमें लिखेंगे फीमेल्स आर रिसेप्टिव ओनली, females are receptive only in heat period, only in heat period, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल इसका ह्यूमन, है ना, ह्यूमन, मंकी और एप्स। और इसमें क्या होगा बेटा, अभी बहुत सारा एग्जांपल हमने लिखा था, डॉग हो गया, कैट हो गई बेटा, डॉग हो गया, डियर हो गया, एक्सेट्रा, शीप, है ना, एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया बेटा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अरे सॉरी एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद है योग, योग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। योग, योग जानते हो आप लोग, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट होता है बेटा, है ना, न्यूट्रिएंट्स। यहां तक क्लियर है कि किसी को प्रॉब्लम है? योग, योग बेटा, ये एग सेल है ना, एग सेल, ये मान लो एग सेल है। हम अगर ह्यूमन का है तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी oocyte की, हम ह्यूमन की अगर बात कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte में कोई भी रिजर्व फूड नहीं होता, मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता एग सेल में, ह्यूमन एग सेल में। इसलिए हम ह्यूमन के एग सेल को, सेकेंडरी oocyte को बेटा बोलते हैं एलेसिथल, मतलब योग एब्सेंट है उसमें। तो बहुत सारे एनिमल्स के एग ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स को भर भर के होता है ना, उस न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। तो योग की डेफिनेशन आप लोग लिखो, मैं बोल रहा हूं। स्टोरेज फूड मटेरियल्स, इट इज स्टोरेज फूड मटेरियल्स, storage food materials, comma, mainly proteins and fat, mainly proteins and fat in eggs of most of the mammals, मतलब कुछ मैमल्स के एग में बेटा प्रोटीन और फैट स्टोर होता है, उसी को हम योग बोलते हैं। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस एग के डेवलपमेंट में बेटा हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब लिखेंगे टाइप ऑफ ओवम। ओवम मतलब क्या? एग से, है ना। टाइप ऑफ ओवम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ ओवम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। मतलब समझ में आया? मतलब किस एग में कितना योग है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं बेटा एग्स को या ओवम को, है ना। तो पहला है नंबर 1 एलेसिथल एग। एलेसिथल मतलब ए मींस एब्सेंट, नहीं, मतलब नो योग, योग होता ही नहीं है। इसका एग्जांपल क्या लिख दो बेटा? ह्यूमन एग, है ना, ह्यूमन एग।
ये ह्यूमन में पाया जाता है। एलेसिथल एग, ह्यूमन का एग जो होता है बेटा कैसा होता है, वो एलेसिथल होता है, ठीक बात है ना। दूसरा है बेटा माइक्रोलेसिथल, सेकंड वन इज माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल एग, माइक्रो मीन्स बहुत कम, थोड़ा, है ना, वेरी लेस अमाउंट ऑफ yolk, very less amount of yolk, बहुत ही कम होता है बेटा। इसका एग्जांपल है बेटा ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स, सी अर्चिन। ट्यूनिकेट आप जानते हो, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा हुआ है ना, ट्यूनिकेट्स, सी अर्चिन, ठीक बात है ना। मीजोलेसिथल, थर्ड वन इज मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल मतलब बीच बीच में का, मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग का होगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक बात है ना। अब है फोर्थ है बेटा, एक बचा हुआ है मेगा लेसिथल। मेगा मींस बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा योग हो, मेगा लेसिथल, ठीक है ना। वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ योग, वेरी ह्यूज या लार्ज, कुछ भी लिखो, लार्ज अमाउंट ऑफ योग। एग्जाम्पल, है ना, खूब अंडे खाते हो आप लोग, है ना, प्रोटीन फैट भर भर के होता है उसमें, है ना, किसमें, मुर्गी में, मुर्गी के अंडे खाते हो आप लोग, ठीक है। वो किस में आती है बेटा, एप्स में आती है ना, बर्ड्स में आती है। तो एप्स एंड रेप्टाइल्स याद रखना, है ना, एप्स एंड रेप्टाइल्स, एप्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक बात है। अब बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, टाइप ऑफ एग सेल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, मतलब कि एक एग सेल के अंदर किसी भी योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो किधर को कम और ज्यादा है उसके बेसिस। चलो वो भी देख लेते हैं बेटा। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, टाइप ऑफ ओवम और एग। पहला है बेटा होमोलेसिथल, नंबर वन होमोलेसिथल, और इसी को हम बोलते हैं बेटा आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल। होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल मतलब क्या हुआ इसका, योग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऊप्लाज्म। आप लोग जानते हो ऊप्लाज्म, जानते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसमें लिखिए आप, योग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, योग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऊप्लाज्म, योग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ooplasm, throughout the ooplasm. Example, echinoderms and protochordates. Echinoderms and protochordates, वही प्रोटोकॉर्डेट्स में ट्यूनिकेटा आ जाएगा और सिफेलोकॉर्डेटा आ जाएगा, है ना। इकाइनोडर्म्स जानते हो आप लोग बढ़िया से। अब बेटा टीलोलेसिथल, है ना,
दूसरा है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल मतलब क्या? योक इज वन एंड ऑफ द ओवम। लिखिए, योक इज वन एंड ऑफ द ओवम, एक तरफ, एक किनारे की तरफ, है ना। और वन एंड का मतलब यहाँ पे है बेटा पार्टिकुलरली वेजेटल को, पार्टिकुलरली इन वेजेटल पोल। अब पंगा हो गया यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे ये वेजेटल पोल क्या होता है बेटा। तो मैं बता दूं आपसे कि मान लो ये एग सेल है, इसमें आपने देखा था बेटा कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में नहीं होता, कॉर्नर्स पे होता है। न्यूक्लियस एग सेल में एक किनारे की तरफ होता है बेटा, ठीक बात है ना। तो जिस तरफ न्यूक्लियस होता है बेटा, इस साइड को हम एनिमल पोल बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। और जिधर इसके अपोजिट साइड में जिधर न्यूक्लियस नहीं है उसको बोलते हैं बेटा वेजेटल पोल। तो एनिमल पोल एंड वेजेटल पोल समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो योक इज वन एंड ऑफ द ओवम पार्टिकुलरली वेजेटल, यहाँ पे योक होता है उसको हम टीलोलेसिथल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है इसका एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक बात है ना। नेक्स्ट है सेंट्रोलेसिथल, मतलब योग कहाँ पे होगा बेटा? सेंटर में, है ना। नेक्स्ट है सेंट्रोलेसिथल। नेक्स्ट है बेटा जो भी नंबर होगा तीसरा होगा सेंट्रोलेसिथल, मतलब योग कहाँ पे हो? योग इज सेंटर, योग इज सेंटर। एग्जांपल है बेटा इसका इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में पाया जाता है बेटा सेंट्रोलेसिथल एग, ठीक है ना। मियोलेसिथल नेक्स्ट है, लास्ट होगा ये लास्ट होगा बेटा। फोर्थ वन इज मियोलेसिथल। मियोलेसिथल में क्या होगा बेटा? In this case, योग occupy the entire ooplage, समझ रहे हो? मतलब ये ooplage में सब जगह थोड़ा 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 पाया जाएगा। तो इसमें लिखिए योग occupy in entire ooplage, entire ooplage। इसका एग्जांपल देखो बेटा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इसका एग्जांपल है बेटा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ तक ये फिनिश हो गया बेटा। अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज तक जितना भी पढ़ाया मैंने समझ में आ गया आपको? जितना बताया बेटा आज का समझ में आया सारा कुछ? बहुत आसान था आज की क्लास, आज में कोई बहुत बड़ा टफ चीज थी नहीं, आज सब कुछ आसान आसान चीज थी। अब नेक्स्ट क्लास से फर्टिलाइजेशन आ रहा है बेटा, वहां पे थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा है क्या सर कुछ? हाँ बेटा फायदा नहीं, उसी तरह की एडॉप्टेशन है, जैसा एक वैसा पाया जाता है। इन ह्यूमन में कौन सा नहीं होता बेटा? ह्यूमन में तो योग होता ही नहीं ना, तो वो एलेसिथल है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना? एलेसिथल है ह्यूमन एग, उसमें योग है ही नहीं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? मैंने ऊपर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। समझ रहे हो?
क्यों नहीं होता बेटा? इसलिए, हाँ क्यों नहीं होता, इसलिए इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अब देखो, जिसका ट्रेन में एसी में रिजर्वेशन हो, वो घर से खाना क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसने वहां पर पेड कर रखा है 1000-2000 एक्स्ट्रा, है ना, एसी में खाना खाने का। तो वो घर से खाना बना के नहीं ले जाएगा क्योंकि उसको बाहर से न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वहां पे। अब जिसको नहीं मिलेगा वही तो लेके जाएगा, है ना। वो स्लीपर में जो चढ़ के जाएगा या जनरल बोगी में चढ़ के जाएगा वो लेके जाएगा। तो ह्यूमन वेल फेलोफेन में बेटा उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना। अब कहाँ से मिल रहा है देखेंगे हम इस चीज को, फर्टिलाइजेशन में देखने वाला है बेटे, है ना, सारा कुछ फर्टिलाइजेशन। अब जो एम्ब्रियो देखो क्या है ना कि ये जो अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी शुरू हो रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप वन बाय वन करके अगर नहीं समझ में आएगा तो लिख देना, है ना, कि नहीं समझ में आया। अभी तक तो आसान था, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, है ना।